हेलो दोस्तों, भारत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज शर्मा। आज आपकी फिजिक्स की क्लास चलेंगी और फिजिक्स की क्लास में हमने लास्ट टाइम जो क्लास थी उसमें हमने त्वरण, वेग, चाल और काफ़ी टॉपिक जो है कवर किए थे। उसके बाद गति का भी उसमें हो गया था। गति का अब जो बचा हुआ पोर्शन है वो है गति के समीकरण। गति के समीकरण क्योंकि गति के समीकरण इसलिए इम्पोर्टेंट है, हमने त्वरण पढ़ लिया है, दूरी के बारे में भी पढ़ लिया है और समय के बारे में पढ़ लिया है, तो उन्हीं पे ही डिपेंड है ये वेग, चाल, समय और त्वरण। इन पे का जो सारा मैटर है वो उन्हीं चारों चीज़ पे है। इसलिए गति का जो प्रथम समीकरण है गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। जैसा कि आप सब जानते हैं इसके बारे में हम तीनों समीकरण के बारे में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि वो छोटी क्लास में हमें पढ़ा दिया जाता है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। इसमें यहाँ v क्यों है? देखो, कोई भी गति करती हुई वस्तु का जो चाल है, यदि वेग भी हो सकता है, उसमें वेग क्या होगा? यदि उसमें दिशा दी गई है तो उसमें हम वेग लिखेंगे, और यदि दिशा का हमें ज्ञान नहीं है तो हम चाल लिखेंगे। तो इसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ त्वरण होगा, उसको हम ए से दर्शा देते हैं, और कितने समय में? टी समय में, ठीक है। तो अब जो यहाँ वेग और चाल में इसमें अंतर देखिए v और u में। यहाँ पर v जो है, u है प्रारंभिक वेग। अब जब ये प्रारंभिक वेग है, क्योंकि कोई गति करती जो वस्तु है वो जहाँ से स्टार्ट हुई है वो वाला वेग है ये। यदि ये 0 होगा, जब प्रारंभिक वेग 0 होगा, ठीक है, तो जो आगे वाले वेग हैं, फाइनल वेग है, जब ये 0 होगा तो फिर तो 0 ही होगा सारा। इसलिए v क्या है? अंतिम वेग। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग निकालना हो तो वो अंतिम वेग देगा, त्वरण देगा और समय देगा। यदि अंतिम वेग निकालना हो तो समय देगा, त्वरण देगा और प्रारंभिक वेग देगा। तो इसमें इक्वेशन बनती है। इसको यदि सिद्ध किया जाए, वैसे इसको करके दिखा देते हैं हम। इसमें क्या है, कोई गति करती हुई वस्तु में कुछ त्वरण है, कुछ प्रारंभिक वेग से स्टार्ट हुई है, उसमें कुछ त्वरण है, तो त्वरण क्या होगा? उसमें अंतिम वेग v माइनस u कुछ समय में, ठीक है। अब उसमें त्वरण होगा, इसे a से कर दीजिए, तो a बराबर v माइनस u टू बाई टी। अब टी इधर चला जाएगा, मैथ के हिसाब से इसको कर दीजिए ए टी v माइनस u, ओके। इसके बाद इसे यहाँ पे कर देते हैं, u को इधर ले आओ, v इक्वल u प्लस ए टी। तो इसकी वजह से ये फर्स्ट समीकरण बना। इस समीकरण में हमें याद रखना है कि वेग दिया रहेगा, ठीक है, और त्वरण दिया रहेगा, और समय देके कुछ सेकंड जो भी इसमें समय देके यदि पूछे कि वो उसका कितना वेग है, समय देके वेग पूछे, तो फर्स्ट समीकरण लगेगा। मतलब कि प्रारंभिक वेग दिया है और आपका त्वरण भी दिया है और समय दिया है, तो उसके बाद जो पूछेगा तो वो क्या होगा? अंतिम वेग। तो अंतिम वेग के लिए v बराबर u प्लस ए टी, ये आपका फर्स्ट समीकरण होगा। इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे लास्ट में, तीनों समीकरण के आधार पर कौन कौन से हैं, कौन से समीकरण किस न्यूमेरिकल में लगना है, वो सब देखेंगे, ठीक है। अभी आते हैं समीकरण, सेकंड समीकरण, इतने लिखते हैं। सेकंड समीकरण, गति का सेकंड समीकरण क्या है? s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका अप्लाई कब करते हैं हम? इसको यदि प्रारंभिक वेग दिया है, प्रारंभिक वेग
या इसमें चाल लिख दीजिए, ठीक है। चाल या वेग कुछ भी दिया हो, आपको बताइए वेग कब बताना है और चाल कब। यदि उसमें दिशा दी है कि उत्तर दिशा में या कोई सी भी दिशा में उसकी सिचुएशन जो है, उसकी डायरेक्शन दी है, उस डायरेक्शन के हिसाब से हम वेग लिखेंगे, नहीं दिए तो चाल लिखेंगे, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज मत होना। तो u दे दिया है और समय भी दे दिया इतने समय में, और उसमें इतने समय में त्वरण भी दे दिया है कि त्वरण इतना हुआ कि कुछ मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। उसके बाद दूरी पूछ ले कि समय देकर, प्रारंभिक वेग देकर, त्वरण देकर और इतने समय में कितनी दूरी तय की गई, तो उस टाइम पे हम लगाएंगे ये वाला समीकरण s इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s यहाँ पे क्या हुआ, दूरी, ठीक है। इसके बाद थर्ड समीकरण में v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस ए एस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये समीकरण कैसे बना, इसके डीप जाने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम, आपको बताइए u क्या है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी 2as होगा ये, और v क्या है, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, और a इक्वल है त्वरण के, एक्सीलरेशन, और s इसमें दूरी, डिस्टेंस। अब इसमें हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि कोई गतिशील वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, सॉरी ये प्रारंभिक वेग ये है दिया हुआ है, उसमें त्वरण दिया हुआ है, और उसमें ये फाइनल दूरी बता दी कि टोटल दूरी इतनी तय की, प्रारंभिक वेग दे दिया है, त्वरण दे दिया है, और ये दूरी उसमें दूरी दी हुई होगी। यदि उसमें दूरी दी है तो हमें पता है कि अंतिम वेग निकालने के लिए हमें थर्ड समीकरण का प्रयोग करना है। अच्छे से जब समझ में आएगा, जब हम इसके आधार पर न्यूमेरिकल करेंगे, तो दूरी देने के बाद हमें फाइनल वेग का पता लग जाएगा। तो ये वाला समीकरण है। अच्छा, ये समीकरण देखो, इसके बारे में थोड़ा सा हम गति के समीकरण के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि गति के बारे में हमने कितनी सारी गतियाँ वो सब पढ़ ली हैं। अब गति के बारे में गैलीलियो, जो हमारे महान वैज्ञानिक हैं, इटली के गैलीलियो हुए, 1964 से 1624 तक का उनका कार्यकाल रहा, जो भी। तो उन्होंने क्या ये सिद्धांत दिए गति के बारे में कि कोई गतिशील वस्तु, यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें उत्पन्न त्वरण और वो जहाँ से प्रारंभ हुई वो वेग, प्रारंभिक वेग, और उसमें त्वरण और उसकी तय की गई दूरी कितने समय में, तो उन सब को कैसे व्यक्त करना है, कैसे ज्ञात करना है, तो उनके लिए ये सूत्र बनाए गए, ये एक तरह से फॉर्मूले दिए उन्होंने कि आसान हो, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे प्रयोग किए गए। इसमें क्या है, गति के समीकरण और अच्छे से जानने के लिए हम न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे। और गति के समीकरण के लिए आपको जो लास्ट क्लास है उसमें गति के बारे में जितना भी बताया है वो बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं गति को, कोई गतिशील वस्तु है, गति करती वस्तु, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम, ये कह रहा है कि गति करती हुई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। यदि त्वरण 2 मीटर पर सेकंड हो तो 15 सेकंड में उसका वेग, तो उसमें 15 सेकंड में उसका वेग पूछा है, तो जाहिर सी बात है ये वेग कौन सा होगा, अंतिम वेग, तो v पूछ रहा है। तो इस चीज़ में हमें ये ध्यान रखना, समय देके और जो वेग पूछे तो जात क्या होगा, फाइनल वेग। अब इसमें हम v बराबर u प्लस ए टी से इसको हल कर देंगे। तो इसमें क्या है, u प्रथम जो प्रारंभिक वेग है 10 हो गया, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, v बराबर 10 प्लस a क्या है, त्वरण है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड इंटू
समय कितना दिया हुआ 15। और ध्यान रखना है कि हमें ये जो इनके मात्रक हैं वो बहुत ध्यान से लिखने हैं लास्ट में भी। तो v तो 15 दूनी 30 और 10 40, तो ये हो गया 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो वेग है उसकी इकाई क्या है, मीटर पर सेकंड। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 10 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग है, प्लस 2 क्या है यहाँ पे, 2 क्या है यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू बाय 15 सेकंड। ठीक है, अब यदि इसको हम इनको भी हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यही निकल के आएगी, जो मात्रक है मात्रक मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वस्तु का, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग 6 मीटर पर सेकंड है, अंतिम वेग 1 मीटर पर सेकंड है, उसका समय 10 सेकंड है। तो हमें क्या क्या बताना है इसमें बताना है कि उसका त्वरण एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा, और उसमें हमें डिस्टेंस बतानी है, दूरी कितनी होगी। तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, वेग दे दिया हमें u बराबर 6 मीटर पर सेकंड। ओके, अंतिम वेग भी दे दिया, इसमें तो डायरेक्ट ही लिखा हुआ है 8 मीटर पर सेकंड। अब ये थोड़ा सा इन न्यूमेरिकल्स या जो गति के इक्वेशंस हैं, जो समीकरण हैं, उनसे थोड़ा सा डिफरेंस है। ये दूरी, त्वरण और जो समय वेग के आधार पर है। जो एक सूत्र है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसको साइड में लिख लीजिए, समय। ठीक, अब प्रारंभिक वेग दे दिया, अंतिम दे दिया, समय भी दे दिया, t बराबर कितना है 10 सेकेंड। आइए, तो एक्सीलरेशन तो हम आराम से निकाल देंगे, त्वरण बराबर कितना होता है। अब इसमें आपको बताया था अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग क्या है, v माइनस u बटे t। त्वरण निकल के आ जाएगा, क्योंकि त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की जो दर है, समय भी दिया, दर इससे निकल जाती है। तो जो वेग में परिवर्तन हुआ, अब देखो इसको एक ग्राफ से समझ लेते हैं। क्या कोई वस्तु यहाँ से चली, वो उसका शुरुआत का जो वेग था 6 मीटर पर सेकंड, जैसे क्वेश्चन में बताया। अब वो यहाँ चली, उसका एक ही तो नहीं रहेगा, क्योंकि एक रहेगा तो त्वरण 0 होगा। यदि उसका वेग समान रहेगा, यहाँ भी वे है और लास्ट में भी वे और बीच में भी सेम है, तो त्वरण क्या हुआ, 0 हुआ। इस स्थिति में 0 होता है त्वरण में, मैंने समझाया। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ बढ़ा ही होगा थोड़ा, एकदम तो कोई चीज़ बढ़ती नहीं है। आप देख लो बाइक में या किसी भी एक्सीलरेटर होता है जिसमें वो एकदम तो स्पीड नहीं आती है, धीरे धीरे आती है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ होगा, पॉइंटों में 0.6, 6.1, 6.2, 7, यहाँ पे 7 और फिर यहाँ पे लास्ट में फाइनल जो है वो 8 मीटर पर सेकंड है। अब ये कह रहा कि यहाँ से और यहाँ तक जो परिवर्तन हुआ कितने सेकंड में हुआ, 10 सेकंड में। अब जो यहाँ से और यहाँ से परिवर्तन है वो निकाल के हमें, पहले तो हम त्वरण निकाल लेंगे, वो परिवर्तन निकाल लेंगे कितना होगा। तो कितना हुआ मीटर, लास्ट वेग है 8 माइनस 6 इंटू 10, तो 8 में से 6 गए 2 बटे 3, तो इसको लिख देंगे 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण हुआ। अब हमें त्वरण मिल गया तो हम डिस्टेंस आराम से निकाल देंगे। तो डिस्टेंस के लिए ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, इसको हटा दें। पॉइंट ए इक्वल हमें मिल गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब डिस्टेंस, दूरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें बताया चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दूरी निकालनी है तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब हमें एक चीज यहाँ पे ये निकालनी है, दूरी निकालने के लिए हमें चाल निकालनी पड़ेगी, और चाल भी क्या निकलेगी, औसत चाल निकलेगी। औसत चाल निकलेगी। औसत चाल के लिए हमें क्या होगा, जो प्रारंभिक वेग है और जो अंतिम वेग है, उनके जो बीच का जो त्वरण है,
इन सब में हमें औसत चाल निकालनी है। औसत चाल का मैंने बताया कुल दूरी बटे 2। तो औसत चाल क्या है, इनके बीच में जो यहाँ से और यहाँ तक जो हुआ उसका मध्यमान ही तो लेना पड़ेगा हमें कि औसत कितना हुआ। तो इसे जोड़ के प्रारंभिक दूरी को और अंतिम दूरी को जोड़कर, देखो 6 अंतिम दूरी को और प्रारंभिक को जोड़ के उसका मध्यमान निकलेगा, वही तो औसत होगा। कितना आया औसत चाल कितनी आई, यहाँ पे औसत चाल कर दो, औसत चाल आई 8 से 14 बटे 2, तो 7 मीटर। ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब जब हमारे पास औसत चाल आ गई तो हमारे पास दूरी आराम से आ जाएगी। तो दूरी क्या होगी, चाल गुना समय। चाल कितना है 7 और समय कितना दिया हुआ 10, समय यहाँ पे दिया हुआ 10 सेकंड। 10 सेकंड इंटू 70 मीटर। अब ये मीटर है तो ये दूरी निकल जाएगी कि ये टोटल दूरी तय की गई, टोटल दूरी तय की गई। हमने उसे प्रारंभिक वेग से और अंतिम वेग से और जो समय दिया है उससे त्वरण निकाला, कितना अंतर हुआ, और उस त्वरण से हमने टोटल उसने जो ऑब्जेक्ट है जिसने गति तय की है वो कितनी दूरी तय की, तो उससे हमें पता लग गया कि 70 मीटर टोटल वो डिस्टेंस थी। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि हमें वस्तु द्वारा 20 मीटर पर सेकंड के वेग से वेग दे दिया है। ये वेग क्या है, u बराबर 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। यदि त्वरण a मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, a कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये तो आपके समझ में आ गया कि इतने मीटर जो शुरू किया उसमें जो चलने के बाद जो त्वरण आया उसमें जो गति में परिवर्तन हुआ, गति में जाहिर सी बात है यहाँ पे पॉजिटिव है, बढ़ेगा ही मान, क्योंकि उसमें ये नहीं बोल रहा कि घट रहा है। प्रारंभिक वेग तो 0 से शुरू हुआ ना, तो उसने प्रारंभिक वेग भी बता दिया कि जहाँ से उसने मापना है वो वेग बता दिया, तो प्रारंभिक वेग ये हो गया। त्वरण कितना हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के परिवर्तन से वो बढ़ रहा है। तो वस्तु द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी। अब यहाँ पे वो वेग नहीं बोल रहे, यहाँ पे ये की पॉइंट है कि हमें कौन सा समीकरण या इक्वेशन लगाना है दूरी निकालने के लिए। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि दूरी निकालने के लिए S = ut प्लस हाफ at²। ओके, इससे हम निकाल लेंगे। अब हमारे पास टी है 10 सेकंड, तो अब निकाल लीजिए S इक्वल क्या हो गया, मान रख दीजिए यहाँ पे u × 10 प्लस हाफ a कितना है 2 और t स्क्वायर कर दो t का। ठीक है, हाफ at²। अब ये हो गया 200 × इसको 2 को यहीं पे काट लीजिए, ये कितना आ गया 100, तो कितना हुआ 300 मीटर। आपको पता है दूरी किस में होती है, मीटर में, तो 300 मीटर। ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे हम मीटर पर सेकंड नहीं लगाएंगे क्योंकि दूरी खाली मीटर में है, उसका समय के हिसाब से नहीं है। तो ये वाला समीकरण से जो उसका गति का है, ये वाला ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पे यदि वेग पूछता तो हमें पता है कि फर्स्ट समीकरण से हम आराम से, जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है, उससे निकल जाएगा। सेकंड 10 सेकंड में तय किया गया वेग पूछे तो फर्स्ट u + a, ठीक, और इसका हो गया ये सेकंड वाला। इसके बाद देखते हैं थर्ड समीकरण पे एक क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये है लास्ट समीकरण, थर्ड समीकरण के ऊपर है। इसमें मैं पहले इसलिए बता रहा क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या चीज़ पूछ के और हमें बताना क्या है। अभी आपने देखो फर्स्ट समीकरण में यहाँ पे समय दे के चलने के बाद का वेग पूछता था। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कोई पिंड 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है और उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, तो 21 मीटर चलने के बाद अब यहाँ पे वो दूरी देके पूछ रहा है वेग, मतलब कि कौन सा वेग पूछ रहा है, v, अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग क्या हुआ, इसका मतलब u बराबर ये हुआ, a बराबर आपको पता ही है ये है, तो रख दीजिए। थर्ड समीकरण क्या है, v² = u² + 2as। जैसा कि आपको पता है s क्या है, ये दूरी है।
अब ये दूरी दे रखा है तो हमें पता ही है v² इक्वल u, दूरी भी पता है, ये सारे मान पता है, रख दीजिए 20 × 20 स्क्वायर करने का मतलब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 × a, यहाँ पे 2 है और s दूरी हमें पता है 21 मीटर पर सेकंड। अच्छा तो 400 प्लस ये हो गया 2184, तो ये हो गया 484। अब v² है, अब ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, इधर मैथ में आपने पढ़ाई होगा स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे अंडर रूट। अब 484 किसका अंडर रूट है, तो ये देख लीजिए 20 का नहीं है, 20 से बाद में कहा है 21, 22 का हो जाएगा, तो ये हो गया 22। अब आपको बताइए इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड। हम इसे मीटर पर सेकंड याद है तो अच्छी बात है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पे खुद ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ये यूनिट खुद आ जाएगी, खुद यूनिट रखो। यहाँ पे 20 स्क्वायर क्या है, प्रारंभिक मतलब वेग जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, ओके। अब इसका स्क्वायर है तो सारा स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू त्वरण कितना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 21 मीटर, ओके। अब देखिए मीटर स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस यहाँ मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, है नहीं यही। तो अब देखिए स्क्वायर इसमें ले लिया हमने ऐसे, और 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसे गुना करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसका भाग ले लेंगे सब, जैसे 20 का स्क्वायर और ये, तो ऐसे 400 प्लस 84 कॉस्ट में हो जाएगा। फिर ये जो है मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर बचेगा, तो जो ये रूट है ये इनके ऊपर ही आ जाएगा, जो v² का रूट है, और ये सब रूट से हट जाएंगे, तो कितना बचेगा, इसका जोड़ कितना है हमारा 484, ये किसका रूट है 12, और मीटर पर सेकंड बचेगा। ऐसे ही फर्स्ट समीकरण में आपने देखा होगा, वहाँ पे भी ऐसे ही बचा हुआ था। तो हम ऐसे इनकी यूनिट खास रहे तो यूनिट हम जो है याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सब छोटे यूनिट याद करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम टॉपिक चलते हैं। अभी इन गति के समीकरण में अब एक छोटी सा टॉपिक है जो मैं यहीं पे क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि गति के जो समीकरण हैं वो उसी के आधार पर हैं, ठीक है। उसमें ही हमें त्वरण की जगह वो जो त्वरण दिया रहेगा वो त्वरण जो है यहाँ पे g हो जाएगा, जो कि g का मान कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसे समझ लेते हैं अच्छे से। ये क्या है, देखो पृथ्वी, जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा, गुरुत्वाकर्षण पढ़ाऊंगा, दोबारा ये जो है टॉपिक आएगा, लेकिन अभी हम इसे एक बार और समझ लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण एक त्वरण होता है, जो अभी ऐसे जो गाड़ी चल रही हैं उनमें तो हमने खाली ए लगाया, उसको ए माना। अब यदि पृथ्वी है, देखो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक अपना क्षेत्र है, उसे बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है। यदि हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं, इसे थोड़ा सा समझना, इतना डीप नहीं, इसको ऊपर से हम हल्का सा समझते हैं। यदि हम इसको, कोई वस्तु पृथ्वी का केंद्र है, आपको पता ही है कि पृथ्वी सब चीज़ को अपने केंद्र की ओर खींचती है, क्योंकि उसमें एक बल है। ये चीज़ तो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। तो अब कोई भी चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमें बल लगाना पड़ता है, ठीक है। और उसकी गति में मंदन रहता है, वो जब मंदन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, जब वो बिल्कुल एक पॉइंट पे जाके जो v है वो 0 हो जाता है, तो जो यहाँ पे 0 है और यहाँ से जो हमने फेंका उसके बीच में जो एक त्वरण उत्पन्न होता है वही तो गुरुत्वीय त्वरण है। या कोई चीज़ हम ऊपर से फेंक रहे हैं, कोई चीज़ हम ऊपर से फेंक रहे हैं तो वो अपने केंद्र की ओर खींचेगी पृथ्वी, तो हमें बल लगाने की जरूरत नहीं है कि इसे फेंक दिया। और पृथ्वी द्वारा 1 सेकंड में वस्तु की गति में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा, ठीक है। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, इसको बोलते हैं ये।
अब आपने ये तो समझ लिया कि ये प्लस माइनस क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी के तल से जब हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जी का मान क्या होगा, माइनस। और यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं जहाँ पे हमें कोई बल की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है, वो हो गया प्लस। ठीक है, ये तो मंदन की स्थिति में होगा, ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो मंदन होगा। ठीक है, अब यदि हम इसको नीचे की तरफ कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा। हमने जैसे ए के मान में आपको बताया था त्वरण में पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। जीरो तो जब होगा जब समान त्वरण होगा, जब जीरो होगा ए का मान। तो इसी वजह से ये गुरुत्व त्वरण यहाँ पे पढ़ा देते हैं, क्योंकि इस गुरुत्व त्वरण की वजह से जो समीकरण बने वो इस प्रकार बने कि v इक्वल यू प्लस, अब जो ए टी था उसे हमने हटा के यहाँ त्वरण जो है, यदि पृथ्वी का तल दिया हो या कोई चीज़ पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ फेंकी गई हो तो वहाँ पे हम ए की जगह जी का, और जी का एक स्टैंडर्ड मान है जो सिद्ध किया हुआ है, जो सारा कैलकुलेशन के बाद में जो जी का मान आया वो 9.8 आया। तो यहाँ पे हमने ए की जगह सब जगह क्या लिख देंगे, जी। इसी तरीके से सेकंड समीकरण जो है तो फर्स्ट समीकरण हो गई गति की, इसको हम बोलेंगे गुरुत्व गति की। ठीक है, क्योंकि गुरुत्व क्षेत्रफल एक बल कार्य करता है, उसको बोलते हैं गुरुत्व बल। ये पॉइंट है, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, ये विकल्प समझने की जरूरत है। गुरुत्व बल, और उस बल द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होता है, परिवर्तन तो होगा स्थिति में, वो ही त्वरण जो है गुरुत्व त्वरण होता है। एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ओके, तो u इसमें है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे ही थर्ड समीकरण में क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल यू वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2 ए के स्थान पर यहाँ पे हम सब में जी लगा देंगे, जी एस। तो आप ये समझ लीजिए जी लग गया या जी का मान दिया हुआ, तो वो पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र या पृथ्वी के गुरुत्व बल के द्वारा उत्पन्न जो त्वरण है उसी की बात कर रहा है। वो पृथ्वी के ऊपर से फेंक रहा है, मतलब ऊपर से कोई चीज़ फेंक रहा है नीचे की तरफ, जो पृथ्वी की तरफ खींच के आती है, क्योंकि सब कुछ कोई भी हम चीज़ ऊपर से फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है। तो इसी वजह से वो ग्रेविटेशन वाला रूल है इसमें। तो जी का मान भी वैसे ही निकाला जाता है, इसका भी एक निकालने का तरीका होता है। तो यहाँ पर हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये समीकरण यहाँ पर यदि पृथ्वी के गुरुत्व बल की बात की जाए और पृथ्वी द्वारा त्वरण और कोई चीज़ वस्तु ऊपर की तरफ है कि प्रारंभिक वेग इतना है और अंतिम वेग इतना दिया हुआ है, तो जी का मान दिया हुआ है, तो हम जो भी पूछेगा वो बता देंगे। यू का दूरी बतानी है, समय दे के दिया होगा, प्रारंभिक वेग दिया होगा और जी का मान आपको पता ही है 9.8। किसी में कभी कभी लगभग में लिख देते हैं 10.0। तो इस तरीके से हमारा जी का मान हो गया। और आपको पता है कि पृथ्वी का जो सबसे न्यूनतम कहाँ पे होता है, न्यूनतम जो जी का मान होता है, न्यूनतम जी का मान होता है भूमध्य रेखा पर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। मैं एक बार विविध में भी ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग तरीके से, वो हम एक दिन डिस्कस करेंगे। जैसे न्यूनतम मान पूछेगा कि ध्रुवों मान पृथ्वी पर जी का न्यूनतम मान कहाँ पर होता है, तो हमें पता भूमध्य रेखा पर। और अधिकतम कहाँ पर होता है, अधिकतम होता है हमारा ध्रुवों पर, क्योंकि जैसा कि ध्रुव जो है 21 किलोमीटर कुछ अधिक हैं, वो फिजिक्स में इसमें भूगोल में पता ही होगा आपको, कुछ अधिक हैं, क्योंकि गोल नहीं है पूरी तरीके से पृथ्वी, तो कुछ अक्ष पर उसका जी का मान कम और ज़्यादा होता है। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे एक दिन विविध में। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो आएगा इम्पोर्टेंट टॉपिक बल। इसमें बल की परिभाषा इसलिए बतानी पड़ेगी बल के बारे में कि बल क्या है, क्योंकि जो हम गति के नियम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के गति के नियम, ये सारे नियम पढ़ेंगे। उसके लिए हमें बल को जानना बहुत ज़रूरी है। और बल को जानने के लिए हमने बताया होगा आपको, पहले भी मैंने बल के बारे में और द्रव्यमान को जानना जरूरी है। द्रव्यमान के साथ इसके साथ हमें त्वरण का आपको पता ही है। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर है तो आप गति के समीकरण बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो बल के बारे में बात करते हैं। बल क्या है? बल क्या है? फोर्स।
देखा होगा किसी भी चीज़ की स्थिति परिवर्तन करने के लिए, कोई भी चीज़ की स्थिति परिवर्तन करने के लिए या तो उसकी गति में परिवर्तन करना होता है या उसकी आकृति में परिवर्तन करना होता है। तो उसके लिए हमें जो चीज़ की ज़रूरत रहती है उसको ही क्या बोलते हैं, बल। बल का कहने का मतलब यह है कि बल वह धक्का, वह खिंचाव या वह एक तरह से हमें किसी वस्तु में लगाया गया लंबवत बल। बल क्या है, मतलब किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ पर लगाया गया खिंचाव, धक्का, दबाव, उसकी आकृति में जो परिवर्तन कर दे वही बल है। क्योंकि प्रथम समीकरण या एक जगह पे जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है वो बोलता है कि F बराबर ma। तो मतलब जो F बराबर ma ये भी सिद्ध करेंगे। लेकिन अभी हम बल की परिभाषा यहाँ से बल जाएगी। बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के द्रव्यमान में, वस्तु के द्रव्यमान में त्वरण पैदा कर दे। ये बहुत सिंपल है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे। और वस्तु की स्थिति में, स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति तो m है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान जब उसमें त्वरण होगा, परिवर्तन कब होगा उसकी स्थिति में, स्थिति तो ये होगी, और परिवर्तन कब होगा, जब उसमें त्वरण होगा, त्वरण होगा जब भी तो उसमें परिवर्तन होगा। तो बल वह कारक है जिससे किसी वस्तु की स्थिति में, गति में परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है, ये तो बल हो गया। अब बल की और अच्छे से आपको डेफिनेशंस और भी क्या होता है ये सब न्यूटन्स लॉ में हम बताते जाएंगे। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हम इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम क्लियर करेंगे अच्छे से। तो तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।